स्वागत है दोस्तों आज के इस बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो हिंदी से है और हिंदी में ये अगर आप पेपर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पेपर में 100% क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आएंगे। शुरुआत करते हैं। पेपर पैटर्न आप देख लीजिए, इस प्रकार से पेपर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्रुव सामने गद्य विधा है। तो यहाँ पे ध्रुव सामने जो गद्य विधा है वो क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या फिर जीवनी है। कमेंट करके बताइएगा कि ध्रुव सामने क्या है, ताकि आप कितने जवाब दे पा रहे हैं इसका पता चल सके और क्या तैयारी चल रही है ये भी आपका एक अंदाजा लग जाएगा। तो ध्रुव सामने एक नाटक है, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आ जाते हैं। आवारा मसीहा जीवन कृति के लेखक, आवारा मसीहा जीवन कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अमृत राय, राहुल संकृत्यान हैं या वासुदेव शरण अग्रवाल हैं या विष्णु प्रभाकर हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दूसरे के? तो आवारा जो मसीहा है ये लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं यहाँ पे गा के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित कृति नहीं है। तो इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा कृति यानी रचना नहीं लिखा गया है? कल्पलता, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका या कल्प वृक्ष। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो कल्प वृक्ष है ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इनकी कृति यानी रचना नहीं है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? कमेंट करके बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पांचजन्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट। अगला है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जैनेन्द्र कुमार की रचना कौन सी है? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो पहला आपका ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, वातायन, ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं। 2 पर यहाँ पे जो का है यहाँ पे है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रगतिवादी कवि नहीं है। त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर अगर होगा तो इसमें बात करें गिरजा कुमार माथुर, यानी डी वाला इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा है, यानी दूसरे का दूसरा यानी खा। तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा? तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध ने, रामविलास शर्मा ने या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने या फिर सच्चिदानंद हरि हीरानंद वात्स्यायन आगे ने। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आगे। ठीक है, चलिए लास्ट में यहाँ पे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देखते हैं। रचनाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित उसकी कृति युग्म जो है यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए महादेवी वर्मा यामा लिखी हैं या फिर सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा लिखी है या फिर रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा आगे ने कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला, रामधारी सिंह दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा। ये युग्म आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इनमें से जो है क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है लोकायतन या फिर साकेत, तुलसीदास, बुनी हुई रस्सी। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे अगर घा की बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे साकेत। ठीक है, बी वाला आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, साकेत। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। तो धर्मवीर भारती की जो रचना है वो कौन सी नहीं है? कनुप्रिया है, बंद गले की आखिरी मकान, धूप के धान, सूरज का 7वां घोड़ा। तो यहाँ पे धर्मवीर भारती की जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धूप के धान। ये गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है धूप के धान। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे गद्यांश वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको देना होता है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। आपको यहाँ पे 10 नंबर इसके लिए मिलेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे, ये आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और यहाँ पे आपको इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो उसके नीचे एक दिया रहता है, आप नीचे वाला भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पद्यांश से संबंधित आपको जो है जीवन परिचय पद्यांश से संबंधित आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा। और ऐसे ही आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन इसको भी देखने को मिलेगा, इसका भी आपको उत्तर लिखना होगा। फिर आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगले पॉइंट पर जो है वो आपका है यहाँ पे 5वां, जो कि आपका जीवन परिचय पूछा जाता है। लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, लेखक का आपको जीवन परिचय देना है, ठीक है, जीवन परिचय लिखना है और फिर उनकी कृतियाँ यानी रचनाएं लिखना है। तो जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो इसके लिए 3 नंबर मिलेगा, जब आप कृतियाँ लिखेंगे इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको टोटल 5 नंबर आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ पे जयेंद्र कुमार का है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है, हरिशंकर परसाई का है। ये तीनों इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, इसमें से कोई एक आप जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से एक तो पक्का आ जाएगा। अब बात करते हैं खा की, तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो आपको यहाँ पे 80 शब्दों में लिखना होता है। जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंद पंत या रामधारी सिंह दिनकर। जयशंकर प्रसाद का हर साल पूछा जाने वाला जीवन परिचय है, हर साल पूछा जाता है, आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे पंचलाइट या बहादुर की कहानी से पात्र चरित्रण। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल आते ही आते हैं, तो अगर आप ये जानते हैं कि ये आएगा तो फिर अगर आप उसे तैयार ना करें तो ये गलती आपकी, क्योंकि अगर ये आ जाएगा पेपर में और जानबूझकर भी अगर आप तैयार नहीं कर पाएँ तो समझ लीजिए बहुत पछताएंगे। ये वक्त बहुत कीमती है, अगर ये वक्त आपका बर्बाद हो गया तो आने वाले वक्त में आपको वक्त नहीं मिलेगा कि थोड़ा सा समझ जाएं कि अब क्या करें क्या ना करें, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए भी टाइम है, समझने का टाइम है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है, यहाँ पे अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा करके दिया रहेगा कर्मनाशा की हार, खून का रिश्ता कहानी। इसका कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है, एक कहानी की तरह इसका वर्णन करना है। एक बार सिर्फ कहानी पढ़ लीजिए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर जो है यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन ये आपको देना रहता है। और उसमें से जो भी आपने अपने खंड काव्य में पढ़ा है तो आप उसे अपने ज़िले में, जो भी आपके ज़िले में चलता है उस ज़िले में को देख लीजिए और उसी प्रकार से उसे तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल तो आता ही, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर आता है खंड खा। जो खंड खा रहता है इसमें संस्कृत का पूछा जाएगा और यहाँ पे आपका जैसे 7 नंबर का ये संस्कृत रहेगा। हिंदी सहित जो संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद करना है। तो पहले आप इसको संदर्भ में रूप में लिखेंगे, किस संदर्भ से लिया गया है, मतलब किस पाठ से लिया गया है, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा पद्यांश से संबंध, ये भी 7 नंबर का रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ऊपर जैसे लिखा गया वैसे इसको भी लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हिंदी में संस्कृत में जो है 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से 2 प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे लिखना होता है। अब आते हैं यहाँ पे वीर रस या शांत रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित आपको ये सब ग्रामर वाले पोर्शन आगे, नहीं व्याकरण वाले पोर्शन आगे। आइए इसको कैसे उत्तर लिखेंगे इसको भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने इसको नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे वीर रस अथवा शांत रस, तो वीर रस जो होता है इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे। वीर रस वह रस होता है जिसमें पराक्रम, साहस, युद्ध भावना और उत्साह का वर्णन किया जाता है, उसे वीर रस कहते हैं। नाम से स्पष्ट है वीर रस, तो वीर रस में इसमें पराक्रम की बात होती है, साहस की बात होती है, युद्ध की भावना होती है, उत्साह का वर्णन होता है, उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सिंह गर्जना कर रण में बढ़ते वीर जवान, इस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा कि सिंह गर्जना करके कर रण में बढ़ते वीर जवान। तो ये क्या है, वीर रस है जो उत्साह भर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए शांत रस भी लिख सकते हैं, ये शांति लिखा है यहाँ पे, शांत रस है, ठीक है, ये शांत रस है। शांत रस यहाँ पे शांत रस वह रस है जिसमें मन शांत और स्थिर, वैराग्य और आध्यात्मिक की भावना को व्यक्त करता है। तो इसमें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। शांत सरोवर से मन मेरा लहरें भी अब थम जाती हैं। तो इस प्रकार से आप उदाहरण लिख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से आपको नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे आपका आता है उपमा अलंकार और जो है अनव्य अलंकार। तो इसमें आपको दोनों में से कोई एक करना होता है, तो आप उपमा लिख सकते हैं, बढ़िया है, सरल है। जब किसी वस्तु की तुलना किसी जैसे समान, मानो, तुल्य आदि के शब्दों से दूसरे किसी वस्तु से किया जाए तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। अब उदाहरण में ले सकते हैं कि
मुख उसका चांद सा चमकता है, मुख उसका चांद सा चमकता है। तो यहाँ पे जो मुख है वो चांद से जो है तुलना किया गया है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अनव्य अलंकार है। आ जाते हैं चौपाई और छंद पर। चौपाई और छंद पे यहाँ पे तो आप इसको अगर नहीं लिखते हैं तो चौपाई छंद आप लिख लीजिए। परिभाषा में लिखेंगे चौपाई छंद 4 पंक्तियां वाला छंद होता है। प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण के तौर में आप लिख सकते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजरज बिहारी। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। चलो भैया नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नेक्स्ट पॉइंट है। और फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे निबंध वाला पोर्शन। 9 नंबर में निबंध पूछा जाता है और यहाँ पे देखिए 2 + 7 दिया है बराबर 9 नंबर। ठीक है, तो जब यहाँ पे 2 + 7 दिया है तो इसका मतलब ये है कि पहले आप 2 नंबर में उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। रूपरेखा में आपको 2 नंबर मिलेगा, फिर आपको 7 नंबर जो मिलेगा वो लिखने के ऊपर आपको मिलेगा। आइए जानते हैं निबंध आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे कुछ प्रकार से निबंध पूछे गए हैं, तो बोर्ड में निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, आइए जानते हैं बोर्ड में निबंध लिखने का सही तरीका। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बोर्ड में आप निबंध लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 भाग इसके होते हैं। ठीक है, पहला होता है शीर्षक, दूसरा होता है भूमिका, तीसरा मुख्य भाग और चौथा होता है उपसंहार यानी निष्कर्ष। ठीक है, ये 4 इसके मुख्य भाग होते हैं और परीक्षक जो होता है इन्हीं 4 अंकों पर आप जो 4 जो है आपके हेडिंग है इसी पर नंबर देता है। तो एक एक करके पहले समझते हैं कि शीर्षक में आप क्या लिखेंगे। देखिए जो शीर्षक है होता है उसमें आप साफ और स्पष्ट सुंदर लिखें। शीर्षक को बीच में लिखें ताकि जो है जैसे आप जो लिख पा रहे हैं बीच में लिखें ताकि वो आकर्षक दिखे। उसके नीचे लाइन छोड़कर निबंध लिखना शुरू करें, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर भूमिका की बात करें तो भूमिका में विषय की संक्षिप्त परिचय दें, यानी जो आप लिख रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त परिचय दें और फिर 4 से 5 पंक्तियां बताएं जिसमें निबंध का विषय क्यों महत्वपूर्ण है ये आपका लगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में 4-5 अंक आपको मिलते हैं। यह निबंध का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और उसमें बिंदुओं को जरूर शामिल किया जाता है। कुछ बिंदुएं हैं जिसको शामिल करना जरूरी होता है, जैसे विषय की परिभाषा में स्पष्टीकरण होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप उसका अर्थ लिखें, नहीं वन संरक्षण से पूछा गया है, बेरोजगारी से पूछा गया है या राष्ट्रीय एकता से पूछा गया है, तो आप उसके बारे में बताइए कि बेरोजगारी क्या होती है, राष्ट्रीय एकता क्या होती है, पहले उसके बारे में परिभाषित करिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है वहाँ पे कारण बताइए उसके बारे में कि विषय से जुड़े प्रमुख बिंदु या फिर उसके जो अनुच्छेद हैं मतलब कि किस प्रकार से उसको आप लिख सकते हैं, ये कुछ आप उसमें इंडिकेट कर सकते हैं। तो कुछ ये निर्देश हैं, आप यहाँ पे निर्देश देख पाएंगे। लास्ट में आपका उपसंहार आता है और उपसंहार में आप ये बताएंगे इस कहानी से या इस निबंध से हमें क्या शिक्षा मिली, इसमें किन बातों को जो गौर किया गया है, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बीच में कोटेशन आप जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं कि सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखिए। छोटे छोटे आप जो अनुच्छेद है नीचे जो आप लाइन लिख रहे हैं उसे छोटे छोटे वर्ड में लिखें, ज़्यादा लंबा सेंटेंस ना लिखें ताकि जो है पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है, लवण का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि लवण का संधि विच्छेद क्या है, तो यहाँ पे लव हो जाएगा। ठीक है, लब हो जाएगा प्लस अड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, नहीं पहला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पे अराब्ध का संधि विच्छेद। अराब्ध का संधि विच्छेद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में जो है कौन सा सही होगा, तो अराब्ध है यानी आ हो जाएगा प्लस रब्ध हो जाएगा। तो पहला वाला इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है नीरस का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नीरस यानी निर हो जाएगा। ठीक है, निर हो जाएगा प्लस रस हो जाएगा। ठीक है, निर प्लस रस हो जाएगा, तो ये निर रस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हलंत लगेगा तो ये निर रस हो जाएगा, यानी पहला वाला इसमें ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे सच क्रम। सच क्रम में समास बताना है आपको कि सच क्रम में कौन सा समास है। इसमें जो है आपका यहाँ पे सेंटेंस गलत आ चुका है, तो यहाँ पे सच क्रम का समास जो होगा वो तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन एक ही बार दो बार आ चुका है, तो आप एक ही मान लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है जितेंद्रिय में समास कौन सा है। जितेंद्रियों में समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है, तो उसमें बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पे है, नेक्स्ट है पूजिता में प्रत्यय कौन सा है। तो पूजिता में जो प्रत्यय है वो है आपका पूजिता, ठीक है। तो यहाँ पे अक्ता हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे धनवान शब्द में लगा प्रत्यय, धनवान में लगा जो प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा आपका धनवान शब्द में मातुप हो जाएगा, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका मातुप हो जाएगा प्रत्यय, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पे संस्कृत वाले जो है पोर्शन आपके शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन टाइप का है को बताना होता है, इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है 14 नंबर क्वेश्चन में राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक हेतु प्रशंसनीय व्यवहार हेतु आपको एक शिकायत पत्र लिखना है। तो पत्र कैसे लिखते हैं, तो आइए जानते हैं, उसका उत्तर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 14 नंबर ये है, ठीक है। अब यहाँ से शिकायत पत्र लिखना है तो कैसे लिखते हैं, सेवा में सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं तो लिखेंगे सेवा में मुख्य प्रबंधक महोदय, ठीक है, मुख्य प्रबंधक महोदय राज्य परिवहन निगम उत्तर प्रदेश, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपका नगर हो जाएगा, नगर में आप अपना नगर लिख सकते हैं। विषय क्या है, बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के संबंध में शिकायत पत्र देना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे महोदय, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके निगम बस संख्या, ये बस संख्या हो जाएगी, ठीक है, दिनांक हो जाएगा, और फिर यात्रा कर रहा था, यात्रा के दौरान बस चालक का व्यवहार अत्यंत अवशिष्ट और जो है अप्रशंसनीय रहा। वह यात्रियों से रुखाई से बात कर रहा था और रास्ते में बिना कारण बस रोककर समय बर्बाद कर रहा था। इसके अतिरिक्त उसने वरिष्ठ नागरिक के साथ अनुचित व्यवहार किया जो अत्यंत आपत्तिजनक था, ठीक है। आगे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे व्यवहार राज्य परिवहन निगम की गरिमा के विपरीत है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त बस चालक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर यात्रियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक सेवा प्रदान कराई जाए, आपकी कृपा होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे भावादिये, आपका नाम नहीं लिखेंगे, आप XYZ कर देंगे, ठीक है। और फिर पता में आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, डेट अब जिस दिन पेपर होगा 18 तारीख को, 18 फरवरी को पेपर है, पेपर के डेट दिन में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से पेपर को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो है मैंने कुछ आंसर इसका लिख दिया है ताकि जब आप इसे PDF के रूप में प्राप्त करें तो आप इसे आसानी से रिविजन कर पाएं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।